हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि मेरा होगा आज का नंबर होगा 17 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम क्या बोल रहा है। देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 75 होगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस का पोर्शन करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट मैदान जो है निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो देखिए, इसको तो आप पूरी तरह से बता सकते हैं कि ईडन गार्डन कहाँ में है, तो कोलकाता में है। तो देखिए, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम सबसे पहले जो है 1864 में बन करके तैयार हुआ था। इसको जो है भारतीय क्रिकेट का मक्का भी बोला जाता है। भारतीय क्रिकेट का जो है भारतीय क्रिकेट का मक्का भी बोला जाता है किसको, तो कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एस आकार का महासागर है। तो देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और एस आकार का महासागर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर जो है एस आकृति का है। एस आकृति का है, इस तरह के आकृति का जो है अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट को इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात बोला गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता है। और इसका जो है उपयोग किया गया है आर्टिकल नंबर 124 में इसका निहित है। 124 जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और आपको बता दें कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है, आपका क्या फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है यूएसए से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है आपका यूएसएसआर से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, और यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट लिया गया है, जो यूएसए से लिया गया है। और ड्यूटी जो लिया गया है यूएसएसआर से, रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है तांबा का मुख्य अयस्क है। तो देखिए, तांबा का डोलेमाइट अगर अयस्क पूछा जाता है तो मैग्नीशियम का है। डोलेमाइट किसका है, तो डोलेमाइट हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का। चाल्कोपाइराइट जो हो जाएगा आपका तांबा का हो जाएगा। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का है। तो पूछ रहा है किसका, कि इनमें से कौन सा जो है तांबा का मुख्य अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक सूत्र देखते हैं कि इसका क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, इसकी बात करता है तो इसमें टोटल अगर बात करते हैं तो देखिए, इसमें कितना है C2H6 और A है। दोनों को जो है दोनों को लिखा गया है, जो दोनों को C2H6 और O है। दोनों का संरचना सूत्र इस तरह का हो जाएगा, लेकिन दोनों जो है डिफरेंट है। और क्या बोला जाता है इसका जो है, देखिए इसका जो है इसको बोला जाता है क्या, डाईमिथाइल ईथर बोला जाता है। डाईमिथाइल क्या है, डाईमिथाइल ईथर है। और ए वाले जो है आपका इथाइल एल्कोहल है। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है, इसका जो होता है तो 2 अकार्बनिक यौगिक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 2 सजातीय, तो सजातीय नहीं है। दोनों का नाम जो है आप देख सकते हैं कि दोनों का नाम चेंज है। तो देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसके यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होता है। तो देखिए, दोनों का अणुसूत्र जो है दोनों का जो अणुसूत्र है जो है अणुसूत्र समान है, बट संरचना सूत्र भिन्न है। तो देखिए, दोनों का संरचना सूत्र भी भिन्न है। भौतिकीय गुण और रासायनिक गुण भी दोनों का भिन्न है, क्योंकि ये देखिए, ए वाले जो है ऊपर वाले जो है डाईमिथाइल ईथर है, और ये जो है एथाइल अल्कोहल है। ए वाले कौन सा है, तो ये वाले इथाइल अल्कोहल है, वो है डाईमिथाइल ईथर है। तो ये वाले है इथाइल अल्कोहल। तो दोनों के जो है प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, भौतिक प्रॉपर्टी भी अलग है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब दोनों का भौतिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी तीनों के तीनों अलग है, बट जो है संरचना सूत्र जो है सेम है, उसको हम बोलेंगे दो समअवयवी यौगिक बोला जाता है उसको। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत होती है। देखिए, किसी पदार्थ की जो होती है ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, ऊष्माधारिता अनंत होने का अर्थ क्या होता है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, ऊष्मा को छोड़ना नहीं हो जाएगा, ऊष्मा का छोड़ना नहीं होगा, ऊष्मा ले गई ये भी नहीं हो जाएगा। तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए या उसे छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सोनार जो है, देखिए सोनार इस तरह से बनाइए ना, एक मान लेते हैं एक प्रकार का नाव है, और यहाँ से हम सोनार को नीचे भेज रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु हमें डिडक्ट किया गया, तो यहाँ पे कोई वस्तु हम डिडक्ट किए, तो पूछा गया क्या कि इस डिस्टेंस
बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको डिस्टेंस को अगर सोनार को हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमारा 2D डिस्टेंस तय करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम जो होता है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए 2D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जो हो जाएगा इसका कुल दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, माइनस है गलत हो जाएगा, डिवाइड है गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा है क्या कि एक सोनार जो है सोनार में समुद्री जल में संचारित ध्वनि की चाल जो है भी जो है प्रासरवित मिश्रण के संरचना के प्राप्ति के बीच समय अंतराल टी है और प्रासरव ध्वनि के दूरी तय की गई दूरी 2D है। तो उसके बीच संबंध ज्ञात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा सिंपल हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तरल पदार्थ का क्वथनांक किस पे निर्भर करता है। तो देखिए तरल पदार्थ का क्वथनांक जो होता है किस पे निर्भर करेगा, तो वायुमंडलीय दाब घटने पर, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर, द्रव्यमान का तरल का द्रव्यमान बढ़ने पे, और नेक्स्ट देखते हैं क्या कि उनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो तरल पदार्थ के क्वथनांक किस पे निर्भर करता है, तो वायुमंडलीय दाब बढ़ने पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा तो बोला गया है क्या कि अगर आप ज़मीन से ऊपर में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही अगर बात करते हैं अगर आप पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर आपको एक फोर्स लगाएगा तो उसके कंडीशन में भी आपका दाब जो होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। तो देखिए अंग्रेजों ने जो है अवध पर सबसे पहले कब्जा किया था कब, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वो किसके कौन थे वहाँ पे, तो वाजिद अली शाह जो हो जाएंगे वहाँ के लास्ट नेता हो जाएंगे या राजा बोल सकते हैं इनको। और 1856 में जो है अंग्रेजों ने वहाँ पे कब्जा किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जो है नाट्य शास्त्र का रचयिता बोला जाता है। तो देखिए राघव नहीं होगा, विष्णु भी नहीं होगा, शंकर भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भरत मुनि जो हो जाएगा आपका जो है नाट्य शास्त्र का रचयिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बिहार का काट दीजिए, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलना चाह रहा है कि किसी वस्तु को तुरंत विराम अवस्था में चलना शुरू करने के लिए अगर किसी वस्तु को जो है तुरंत विराम अवस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है। तो देखिए घर्षण से निपटने के लिए अगर आवश्यक बल की बात किया जाता है तो क्या बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सर्पी घर्षण नहीं होगा, ना ही लोटनिक और रोलिंग घर्षण होगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए डायरेक्ट बोला गया है कि विरामा अवस्था से चलने के लिए। तो विरामा अवस्था से कोई वस्तु चलेगा तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक्स हो जाएगा, मतलब कि रुका रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 29 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए इसके बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रकार का जो है स्केल बना लेते हैं और स्केल के ऊपर हम इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो यह नमक कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो होता है, यहाँ से यहाँ जो होता है एसिड होता है। जब ए एसिड होता है और ये जो होता है आपका क्षार होता है। तो देखिए 0 से 7 लेकर के पीएच स्केल का वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 वाला जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 वाला जो हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा और 0 से 7 तक एसिड हो जाता है और 7 से एबव जो होता है बेस होता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पीएच वैल्यू जो है 14 है। जब 14 हो जाएगा तो यहाँ पे एसिड जो हो जाएगा, यहाँ पे वीक एसिड हो जाएगा, मतलब कि कमज़ोर एसिड हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का पीएच वैल्यू 14 हो जाएगा तो वहाँ पे एसिड तो पूरी तरह से भूल जाइए कि वहाँ पे एसिड होगा, क्योंकि बेस डायरेक्ट बोल दिया है कि सबसे मैक्सिमम अगर वैल्यू अगर बेस का होता है तो 14 होता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, कमज़ोर एसिड हो जाएगा और सशक्त बेस हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब कि कमज़ोर
वीक एसिड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ में स्थित होता है। तो देखिए स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र बोला गया है, तो गुरुत्वीय केंद्र जो होता है सबसे नीचे में हो जाएगा जहाँ पे भार सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो उस लटकती बिंदु के ठीक नीचे में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध, तो सबसे पहले अगर प्रतिरोध का पूछा गया तो प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। रो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता, आर हो जाएगा आपका प्रतिरोध, एल हो जाएगा डिस्टेंस और ए जो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो पूछा गया क्या कि किसी चालक का प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक क्वेश्चन जो होता है, तो एक क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत गलत टाइप किया गया है। यहाँ पे प्रतिरोधकता न लिख करके यहाँ पे प्रतिरोध होगा, तब जा करके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रतिरोधकता हो जाएगा तो प्रतिरोधकता जब हो जाएगा तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो जाएगा। देखिए अगर इनकेस अगर प्रतिरोधकता बोला गया है, तो देखिए प्रतिरोधकता बोला गया है तो इसको हम लिखते हैं प्रतिरोधकता। अगर बोला गया है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता इक्वल टू हो जाता है आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक को आंसर दिया गया है इसमें लेंथ, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता ना होकर के कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। और जब प्रतिरोध हो जाएगा तो आर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं प्रतिरोधकता अगर दिया गया है, अगर यहाँ पे आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए अगर प्रतिरोधकता दिया गया है, तो प्रतिरोधकता की कंडीशन में अनुप्रस्थ व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया है। तो व्युत्क्रमानुपाती कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोधकता की कंडीशन में एल जो हो जाएगा इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध जो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो 32 का ए हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोधकता नहीं प्रतिरोध हो जाएगा। आज अगर प्रतिरोधकता हो जाएगा तो यहाँ पे लंबाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया एट द रेट एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रोफेसर के सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। अब PS श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो चिथिराई महोत्सव का आयोजन जो है आपका तमिलनाडु में किया गया है, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में, वहाँ पे हर साल जो है चिथिराई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुमस्तिष्क के लिए सही है। तो देखिए अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब ब्रेन का 2/3 हिस्सा जो होता है यही होता है, उसमें बोलने चालने की बुद्धि आ जाती है। और इसमें क्या बोला गया कि यह मस्तिष्क के सबसे बाद पक्ष स्थित है, पक्ष क्षेत्र में स्थित है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने और सुनने के लिए इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस की उसी तरफ आभासी प्रतिबिंब तथा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब कि आभासी आवर्धित प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो देखिए अगर वस्तु को हम अगर बोला गया है कहाँ पे, तो फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो हो जाएगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो उत्तर लेंस के केस में अगर वस्तु को हम F और 0 के बीच में रखते हैं तो आपका जो है प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल जनित रोगों के रोगाणुजनक जीवाणु को मारने के लिए प्रक्रिया जिसे अस्पताल में सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए एरिएशन नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा डिब्रिटाइलाइजेशन, ये भी नहीं कहलाएगा, ये रोगाणुजनन कहलाएगा, स्टेरिलाइजिंग कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत जो होता है स्टेरिलाइजिंग के अंतर्गत जो होता है फिनाइल यूज किया जाता है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फिनाइल की जगह सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। उसके बाद फिनाइल यूज किया जाता है और आप देख सकते हैं कि और इसमें यूज किया जाता है क्या,
फिनाइल के बाद देख सकते हैं एक ब्लीचिंग पाउडर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये सभी जो है उसके अंतर्गत ही आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्जीवीकरण बोला जाता है, स्टेरलाइजेशन बोला जाता है। उस कंडीशन में सूरज के प्रकाश को यूज कर सकते हैं, फिनॉल की यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं एल्कोहल की यूज कर सकते हैं। शुष्कीकरण, उसको ड्राइंग किया जा सकता है, ड्राइंग किया जा सकता है। रेडियोधर्मी रेडिएशन के द्वारा भी हम उसको हटा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक के द्वारा हटा सकते हैं, हेलोनाइजेशन के कारण भी हम उसको हटा सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सीरोगानुजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे बजाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 के बाद देखेंगे हम 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कांच के प्रिज्म से हवा में जाने के लिए जाने वाले प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी। तो देखिए एक मान लेते हैं क्या होता है, एक कांच का प्रिज्म है, एक कांच है और एक कौन सा है, हवा है। तो देखिए कोई भी प्रतिबिंब जो है यहाँ से आ रही है, कोई भी प्रतिबिंब जब यहाँ से आ रही है तो जो कांच से आ रही है किसमें, हवा से आ रही है। तो संघन माध्यम से विरल में माध्यम में आ रही है। तो संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है तो अपने प्रतिबिंब से जो होती है दूर हट जाती है, प्रतिबिंब से दूर हो जाती है। कांच जो हो जाएगा संघन हो जाएगा, हवा जो हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाएगा, मतलब कि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि लंब से दूर हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले कौन है। तो देखिए भारत के अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल जो हो जाएंगे, राम नारायण अग्रवाल हो जाएंगे। इनका जो है अगस्त 2024 में इनका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है। तो ये हुआ है जापान के बीच में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्प्लावन बल मतलब कि बायोंड फोर्स का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो किस पे करेगा, तो शक्ति पे नहीं, ऊर्जा पे भी नहीं, दिशा पे नहीं, तो उसके मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2-4 को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए अगर निम्न में से किसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो आप देख सकते हैं फेफड़ा को 4 भाग में नहीं विभाजित किया जाता है, गुर्दा भी हटा दीजिए, अग्नाशय भी हटा दीजिए, अमाशय भी हटा दीजिए। तो इसमें जो है मनुष्य के हृदय जो हो जाएगा आपका, मनुष्य के हृदय जो होता है इस प्रकार का जो होता है, तो इसमें जो है 4 चेंबर होता है। तो इसको बोला गया है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हृदय को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। तो देखिए विस्थापन का एक फार्मूला होता है, विस्थापन का फार्मूला होता है एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी इंटू टाइम जो हो जाएगा आपका विस्थापन का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विस्थापन के बारे में सत्य है। तो यह शून्य नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये शून्य हो जाएगा। विस्थापन हम किसको बोलते हैं, मेजरमेंट को हम अगर मिनिमम डिस्टेंस को लेंगे तो उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका जो है, अगर आप सर्किल पे विस्थापन कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस आपका शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में जो है आपका विस्थापन जो होता है शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को पहचाना है, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो ये वाला जो है सही मिल रहा है। आगे देखते हैं, यह कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल गलत है। अगर मान लेते हैं विस्थापन अगर हमको ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन में निकालना है तो विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाले मेथड, थर्ड वाले मेथड पूरी तरह गलत हो जाएगा। यह तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है, तो अधिक नहीं हो सकता है। देखिए कम हो सकता है लेकिन अधिक बराबर हो सकता है। विस्थापन जो है तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यह तय की गई दूरी से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उसको हम विस्थापन बोल सकते हैं। तो 66 के बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
67 नंबर क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका KOH, आई हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का NOH, आई हो जाएगा CaOH ट्वाइस। तो CaOH ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं? तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। और NH4OH को हम क्या बोलते हैं? तो अमोनिया वाटर इसको बोलते हैं। NH4OH को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया वाटर इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? KOH जो हो जाएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि यदि मजदूरी जो हो जाए सीढ़ी पर चढ़ाई कर रहा है और उसके सिर पर जो है 10 kg का वजन लगा हुआ है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा? एम बराबर आपका 10 kg दिया गया है। और क्या बोला गया है? सीढ़ी 20 पदों का है। तो सीढ़ी कितने पदों का है? टोटल 20 पदों का सीढ़ी है। और क्या बोला है? एक सीढ़ी की हाइट जो है 0.2 है, तो इसको 0.2 से गुना कर दीजिए। तो उसके अनुसार आप इसका हाइट मेजर कर लेंगे, तो हाइट हो जाएगा आपका 4 मीटर। जब हाइट आपका 4 मीटर हो जाएगा तो इसमें क्या बोला गया है कि उसके द्वारा उठाए जाने पर किया गया कार्य बता दीजिए। तो mgh हो जाएगा। mgh का वैल्यू कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा कितना? एच का मान कितना दिया गया है? तो एच का मान आपका 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। जी का मान भी 10 ले लीजिए और एच का मान हम 4 निकाले हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 जूल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही देखना है, यही सबसे एच नहीं दिया गया है, तो एच को हमको निकालना है। एच के निकालने के लिए हमको 20 सीढ़ी दिया गया है। 20 सीढ़ी का पद जो स्टेप होता है वो दिया गया है, और हर स्टेप का हाइट दिया गया है। तो हम 20 स्टेप के हाइट के अनुसार मीटर निकाल लेंगे और उसी के अनुसार जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे mgh में, तो हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जो होता है वीडियो पूरा समाप्त होता है। और देखिए आपको जो है पूरा जो PDF दे दिया गया है इस वीडियो को। अगर आप चाहिए तो इसका PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि इसका PDF चाहिए। और आपको बता दें कि एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और आप अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।